सुरेंद्र सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज्ञान सीखा इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग टेंस की शुरुआत करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने टेंस से रिलेटेड हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करने का जो भी एक बेसिक रूल होता है वो सारा रूल उसमें हमने आपको समझा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए। आज हम लोग शुरुआत करते हैं टेंस की। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं टेंस। तो हम लोग जानते हैं कि टेंस क्या होता है। टेंस क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं। तो टेंस देखिए, टेंस और वर्ब दोनों अलग अलग चीजें हैं। टेंस और वर्ब दोनों अलग अलग चीजें हैं। टेंस का मतलब होता है टाइम प्लस एक्शन। टाइम प्लस एक्शन, इन दोनों को मिलाते हैं तो ये टेंस का हमारा निर्माण होता है। तो टेंस का मतलब होता है टाइम प्लस एक्शन। ठीक है। और दूसरा चीज कि अब टाइम प्लस एक्शन, तो एक्शन का मतलब होता है कार्य। एक्शन का मतलब क्या हुआ? कार्य। ठीक, और टाइम का मतलब समय, ये तो आप जान ही रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? समय। ठीक है। तो ऐसा कोई भी वर्ड, वर्ड मतलब यहाँ वर्ब से, किससे है? वर्ब से। ऐसा कोई भी वर्ब जो एक्शन को डिनोट करता हो, और अगर वो एक्शन को डिनोट करने वाला वर्ब अगर वो टाइम को डिनोट कर देता है, किसको? टाइम को, तो वही तुम्हारा आपका टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेंस हो जाएगा। तो टेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो वर्ब होता है, जैसे मान लीजिए गो। ठीक, तो ये एक एक्शन वर्ब है। इसी गो से बनेगा वेंट, इसी गो से बना ये वेंट, इसी गो से बनेगा ये गॉन। ठीक, ये एक्शन वर्ब है, मतलब एक्शन बता रहा है, और इसी से ये वेंट बना हुआ, इसी गो से आपका गान बना हुआ है। लेकिन ये किसी और टाइम को डिनोट करता है, ये किसी और टाइम को डिनोट करता है, और ये किसी और टाइम को डिनोट करता है। ठीक है। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि वर्ब के जो डिफरेंट रूप होते हैं, वर्ब के जो डिफरेंट रूप होते हैं, उन वर्ब के उसी डिफरेंट रूप को ही हम लोग टेंस कहते हैं। वर्ब के या क्रिया के जो अलग अलग रूप होते हैं, उस अलग अलग रूप को ही हम लोग टेंस कहते हैं। टेंस क्या डिनोट करता है? टाइम प्लस एक्शन, ये इसको डिनोट करता है, वही टेंस कहलाता है। तो अगर मान लीजिए किसी ने टेंस पूछ दिया तो टेंस हम ऐसे बता सकते हैं कि वर्ब के जो भिन्न भिन्न रूप होते हैं उन्हीं को हम लोग टेंस कहते हैं। अब हमको पढ़ना क्या है? देखिए, इस वीडियो में मैं केवल आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूं। जो भी एक्स्ट्रा चीजें होंगी, जो थोड़ा हाई लेवल की चीजें होंगी, वो किसी दूसरी वीडियो में, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट, हर टेंस के नाम पर एक वीडियो बनेगा, और एक टेंस के नाम पे 2 वीडियो बनेगा। एक में आपका बेसिक रूल हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट के लिए, और दूसरे वीडियो में उससे उसका एडवांस लेवल का रूप उसमें बताया जाएगा। तो फिलहाल मैं केवल ट्रांसलेशन के लिए आपको मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। ठीक है। तो ये हो गया आपका टेंस का डेफिनेशन। अब होता क्या है कि तो अब ये जो टेंस है ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ऐसे आप समझिए कि कोई एक्शन हो रहा है तो वो 3 समय में होगा। एक तो प्रेजेंट में होगा, वही एक्शन पास्ट में भी हो सकता है, वही एक्शन आपका फ्यूचर में भी होगा। तो बोले ना कि जो एक्शन होता है, जो एक्शन को डिनोट करने वाला वर्ब होता है, वर्ड होता है, वो हमारे टाइम को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जब कोई वर्ब किसी टाइम को रिप्रेजेंट करेगा तो वही आपका टेंस हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए बोले हैं कि जैसे गो, तो गो ये किसी अलग टाइम को डिनोट कर रहा है। वेंट उसी वही एक्शन है, लेकिन टाइम कोई दूसरा बता रहा है। ठीक है। गॉन वर्ड वही है, एक्शन वही है, लेकिन टाइम कोई और बता रहा है। ठीक है ना। तो ये जो अलग अलग रूप हैं, इसी को हम लोग टेंस कहेंगे। अब ये टेंस आपका 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक, 3 हो गया। अब ये तीनों टेंस 4-4 प्रकार के होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का, और ये प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फिर पास्ट टेंस 4 प्रकार का, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर टेंस 4 प्रकार का, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो हमने क्या बताया आपको कि टेंस कितने होते हैं? 3। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस कितना होता है? 4। कौन कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट टेंस कितने होते हैं? 4। कौन कौन? टाइप सबका सेम आएगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर टेंस कितने होते हैं? 4। कौन कौन? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है। ये हो गया आपका काइंड। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब याद करिए, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन, कि कैसे हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो आज का टेंस हमारा क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए, जब भी हम कल के वीडियो में बताए थे कि किसी भी सेंट को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले हमको टेंस पहचानना चाहिए। ठीक, उसके बाद सेंटेंस पहचानना चाहिए, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट छांट लीजिए, उसके बाद आप लिखना शुरू करिए। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या बताया था? पहचान। किस चीज का पहचान? टेंस की पहचान। तो एक याद रखिए कि हर टेंस का पहचान अलग अलग होता है। कुल मिला के 12 टेंस होता है। प्रेजेंट के 4 अभी बताया हूं आपको, पास्ट के 4 अभी बताया हूं, फ्यूचर के 4 अभी बताया हूं। कुल मिला के 4 या 12 टेंस हो गए आपके। 12 टेंस के पहचान अलग अलग होते हैं। तो याद रखिए, हर टेंस का पहचान अलग अलग, हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया अलग अलग, हर टेंस में मेन वर्ब का फॉर्म अलग अलग। ठीक, ये कल की वीडियो, बेसिक वीडियो में हमने बताया हुआ था। ठीक है, तो अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो पहले बेसिक वाले को अच्छे से रेडी रखिए। अगर वो रेडी रहेगा तो इस पे आप दौड़ना शुरू करेंगे। तो देखिए, हम क्या बोले? हर टेंस का पहचान अलग अलग होता है। तभी हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान, सबसे पहले हमको पहचान की ही जरूरत पड़ती है। कभी भी हम पहले टेंस ही पहचानेंगे। तो टेंस का पहचान के लिए क्या बताए थे? किसी भी टेंस का पहचान करना तो टेंस की पहचान वर्ब से होती है, लेकिन सारे वर्ब टेंस की पहचान नहीं कराते हैं। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो टेंस की पहचान कराते हैं और कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो टेंस की पहचान नहीं कराते हैं। तो जो वर्ब टेंस की पहचान कराता है वो फाइनाइट वर्ब कहलाता है, और जो वर्ब टेंस की पहचान नहीं कराता है वो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। एक सेकंड, जरा वीडियो को मैं फ्लाइट मोड पे कर देता हूं। चलिए, तो टेंस की पहचान वर्ब से होती है, लेकिन सारे वर्ब टेंस की पहचान नहीं कराते हैं। कुछ ही वर्ब ऐसे होते हैं जो टेंस की पहचान कराएंगे। तो जो वर्ब टेंस की पहचान करेगा वो फाइनाइट वर्ब होता है। अब फाइनाइट वर्ब हमेशा हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे? टेंस पहचानेंगे। टेंस का पहचान फाइनाइट वर्ब से, फाइनाइट वर्ब हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। कोई भी ऐसा हिंदी का सेंटेंस जिसके लास्ट में ता है आ गया, क्या आ गया? ता है, ती है। कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आएगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। वह खाना खाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वह गाना गाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वह स्कूल जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक, तो हर हो गया टेंस की पहचान। अभी क्या बोले हैं कि हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होता है। हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब आपका होगा क्या? डू और डज। डू, रुकिए ऐसे लिखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डू और डज होता है। डू और डज। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डू डज होता है, लेकिन ये अफर्मेटिव में प्रयोग नहीं होगा। फिर से सुनिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? डू और डज, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करेंगे। तो करेंगे किसमें? निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। ठीक, आ जाइए। अब कब डू लगेगा, कब डज लगेगा? हेल्पिंग वर्ब आपका दो है, एक डू और एक डज। तो ये डू लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे आई हुआ सब्जेक्ट आपका, वी हुआ, दे हुआ, या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, आई वी यू दे हो, या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो उसके साथ हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। किसका यूज करेंगे? डू का। डज, इसका यूज हम लोग कब करेंगे? जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, जैसे ही हो, सी हो, इट हो, या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो। कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हम लोग डज का प्रयोग करेंगे। ठीक, आगे आ जाइए। अभी बोले हैं कि हर टेंस में मेन वर्ब का अलग अलग फॉर्म लगेगा, कहीं फर्स्ट, कहीं सेकंड, कहीं थर्ड, कहीं आईएनजी। तो पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब को ही हम लोग क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब। क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब का फर्स्ट रूप भी होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, आईएनजी होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। क्या होगा? वो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो हो गया आपका मेन चीज हमने बना दिया आपका। तो चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान क्या होगा? ता है, ती है, ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? डू और डज, लेकिन इसका यूज अफर्मेटिव में नहीं होगा। डू का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और डज का यूज होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? फर्स्ट फॉर्म लगेगा, और जरूरत पड़ेगा तो इसमें SEIS जोड़ा जाएगा, वो अभी आगे मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, अब आइए ट्रांसलेट करिए। तो जब ट्रांसलेट करेंगे तो हम सबसे पहले देखिए,
सबसे पहला सेंटेंस अफर्मेटिव, कौन सा? अफर्मेटिव। चलिए पहले हम अफर्मेटिव का बात करते हैं। तो याद रखिए, कोई भी सेंटेंस हो जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? सब्जेक्ट को। हमको 4 तरह का सेंटेंस इंग्लिश में बनाना रहेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक। अब इसके बाद हम लोग वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वर्ब। सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा। सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा। हम लोग कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? डू और डज। लेकिन अभी थोड़ी देर बताएं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डू डज होता है, लेकिन उसका यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होगा। तो हेल्पिंग वर्ब को आप छोड़ दीजिए, ठीक। देखिए, कल हमने एक स्ट्रक्चर बताया था कि कोई भी सेंटेंस है जब ट्रांसलेट करते हैं तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर आपका मेन वर्ब मतलब फाइनाइट वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। कोई भी सेंटेंस, इसको रख लीजिए, यही बेसिक चीज है, इसी से सारा टेंस बनेगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डू डज होता है, लेकिन लिखा नहीं जाएगा। तो ये नहीं लिखा जाएगा तो बचेगा कौन? मेन वर्ब। अब आइए आप मेन वर्ब, ठीक। तो मेन वर्ब मतलब यही जो वर्ब है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक। अब दो चीज होती है, सब्जेक्ट आपका जो भी होता है सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होता है या तो प्लूरल होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है और सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है। उसी तरह से वर्ब भी हमारा सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो लिखते समय हमको हमेशा याद रखना चाहिए, हमेशा कोई भी टेंस लिखिए, एक्टिव लिखिए, पैसिव लिखिए, कोई भी टेंस लिखिए, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि दोनों सेम कास्ट का होना चाहिए। दोनों सेम कास्ट का मतलब ये हुआ कि दोनों का नंबर सेम होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये हमने तो सब्जेक्ट लिखा है, ये नहीं लिखा है कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल। मान लेते हैं सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, क्या है? यस हमने जोड़ दिया, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया। मान लीजिए तो अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होना चाहिए। अब एक चीज याद रखिए, कोई भी वर्ब अपने बेस फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में, जैसे गो वेंट गॉन, इसमें गो बेस फॉर्म है, ठीक। कम केम कम, इसमें कम आपका बेस फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म है, ठीक है। राइट रोट रिटन, राइट बेस फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म है। तो कोई भी वर्ब हम अपने ओरिजिनल रूप में, अपने बेस फॉर्म में हमेशा प्लूरल होता है। तो ये आपका कौन सा रूप है? बेस, इसका मतलब है प्लूरल है। सब्जेक्ट आपका क्या है? सिंगुलर। वर्ब आपका क्या है? प्लूरल। तुरंत ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अब इसको सही करने का उपाय क्या है? इसको सही करने का उपाय है कि दोनों का नंबर सेम कर दिया जाए, या तो दोनों सिंगुलर हो जाए या तो दोनों प्लूरल, अभी सही हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लोग वर्ब को भी सिंगुलर कर देते हैं। अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर करें। इसको पलट के अगर कोई कह दे कि अगर वर्ब प्लूरल है तो सब्जेक्ट को ही प्लूरल कर देते हैं, तो सब्जेक्ट को हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि सब्जेक्ट ही मेन होता है, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आता है। वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट नहीं आता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आता है। इसलिए हम लोग वर्ब को तो चेंज कर सकते हैं, सब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब यह हुआ कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर वर्ब को सिंगुलर करना पड़ेगा। अब कोई वर्ब है उसको सिंगुलर करना हो तो क्या करें? तो किसी भी वर्ब को सिंगुलर करना है तो उसमें एस या एस जोड़ दीजिए। किसी भी वर्ब को सिंगुलर करना है तो उसमें यस या यस जोड़ दीजिए, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं कि इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम लोग एस या यस ऐड कर देंगे, ठीक। अब जैसे ही वर्ब में यस या यस जोड़ेंगे ये सिंगुलर हो गया, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर, वर्ब हमारा सिंगुलर। अब ये हमारा सही हो गया। आगे हम लिख लेंगे ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट, ठीक। अब देखिए, कोई सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही ऑब्जेक्ट आएगा, हो सकता है 2 ऑब्जेक्ट आ जाए। तो अगर एक ऑब्जेक्ट आएगा तो वर्ब के बाद लिखा जाएगा। अगर 2 ऑब्जेक्ट आएगा तो दो ऑब्जेक्ट आएगा तो उसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अगर 2 आया तो अगर 2 ऑब्जेक्ट आ गया तो फिर एक समस्या आ जाएगी कि किस ऑब्जेक्ट को पहले लिखें, किस ऑब्जेक्ट को बाद में लिखें। तो ये हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसको पहले लिखें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं। बस उसमें एक ही चीज का ध्यान रखना चाहिए
कि अगर हम डायरेक्ट को पहले लिखें, डायरेक्ट को पहले और इनडायरेक्ट को बाद में लिखते हैं, इनडायरेक्ट को बाद में, तो इनडायरेक्ट के पहले यहां पर या तो टू या फार हमको लगाना पड़ेगा अगर बाद में लिखेंगे तो। अगर इनडायरेक्ट को पहले लिखते हैं, अगर यहां इनडायरेक्ट को लिख दें इधर डायरेक्ट को कर दें, इधर डायरेक्ट को, ठीक, तो फिर हमको टू या फार की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, अगर दो ऑब्जेक्ट आया तो। ठीक, ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। तो बोलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या जोड़ देंगे, इसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। मान लिया कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है। ठीक, तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे ही। अब दोनों का नंबर मैच कराइए। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही होना चाहिए। तो ये अपने बेस फॉर्म में है, कोई भी वर्ब अपने बेस फॉर्म में हमेशा प्लूरल होगा। तो ये प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, इसके साथ वर्ब प्लूरल है, इसका मतलब यहाँ एस या जोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। याद रखिए किसी भी नाउन में एस या जोड़ेंगे तो प्लूरल बनेगा, और किसी भी वर्ब में एस या जोड़ेंगे तो वो सिंगुलर बनेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। ठीक, अब आ जाइए एग्जांपल देखिए, जैसे लिख दिया जाए मोहन स्कूल जाता है, इसका हमको ट्रांसलेशन बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेंस पहचानेंगे। टेंस की पहचान किससे होगी, फाइनाइट वर्ब से। फाइनाइट वर्ब कहां आएगा, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। लास्ट में क्या लिखा है, ता है। कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है आएगा, कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो बताइए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचान लिए। अब सेंटेंस पहचानेंगे कि सेंटेंस अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, क्या है, अफर्मेटिव। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस। अब ट्रांसलेट करिए। ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, ये नहीं देखेंगे सिंगुलर है प्लूरल, पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद सिंगुलर प्लूरल चेक किया जाता है। तो सब्जेक्ट का मतलब हो गया कि जिसके बारे में हम बात करेंगे वही सब्जेक्ट हो गया। मोहन स्कूल जाता है, इस सेंटेंस में बताइए हम किसकी बात करें, मोहन की बात कर रहे हैं कि दिनेश की बात कर रहे हैं कि राधा की बात कर रहे हैं। तो ना तो राधा की बात कर रहे हैं ना तो दिनेश की, हम मोहन की बात करें तो मोहन ही सब्जेक्ट हो गया। एक ऐसे भी पहचान सकते हैं, इसमें एक्शन कौन सा हो रहा है, जाने का। तो एक्शन को जो करता है, जो करेगा वही सब्जेक्ट हो जाएगा। तो जाने वाला एक्शन कौन कर रहा है, मोहन, मोहन आपका सब्जेक्ट हो गया। तो दोनों तरह से आप कह सकते हैं, चाहे जैसे समझ लीजिए। तो इसमें सब्जेक्ट आपका कौन है, मोहन। तो पहले हम लिखेंगे मोहन, ठीक, सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे वर्ब। वर्ब कौन सा इसमें, जाना। जाना की इंग्लिश क्या होगी, गो। अब मिलाएंगे दोनों का नंबर। मोहन आपका सिंगुलर है, ठीक, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। वर्ब भी क्या चाहिए, सिंगुलर। अब यहां गो आपका बेस फॉर्म में है, इसका मतलब प्लूरल है। सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब आपका प्लूरल है, इसीलिए हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो गया। इसको सही करिए। तो सही करेंगे तो हम दोनों को सेम कर दें, या तो दोनों सिंगुलर कर दें या तो दोनों प्लूरल कर दें। अब किसको चेंज करेंगे, वर्ब को चेंज करेंगे। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट को हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसी को सिंगुलर बना दीजिए। सिंगुलर बनेगा कैसे, किसी भी वर्ब को सिंगुलर बनाना है उसमें एस या यस ऐड कर दीजिए। तो हमने ऐड कर दिया। अब आपका ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, अब सही हो गया। अब क्या बचा, स्कूल, ठीक। अब स्कूल जाता है, देखिए ये यहाँ क्या लिखा, गो। गो मीन्स जाना। जहां भी हम जाते हैं, ठीक है, उसके पहले हम टू का, डेस्टिनेशन के पहले हमको टू का यूज करना चाहिए। ऐसे समझिए, ये लिखा है मोहन स्कूल जाता है, इसका मतलब होता है कि मोहन स्कूल को जाता है, स्कूल को जाता है। यहाँ को शब्द दिया नहीं है, अंडरस्टूड है, ठीक। लेकिन जब इंग्लिश लिखेंगे तो हमको उसको जो को लिखा है इसको हमको बाहर लाना पड़ेगा। इसको के लिए हम लोग टू का यूज करते हैं, और टू आपका प्रीपोजिशन है। टू क्या है, प्रीपोजिशन। स्कूल नाउन है, को, और ये को प्रीपोजिशन है। हिंदी के सेंटेंस में नाउन पहले रहता है, प्रीपोजिशन बाद में। लेकिन जब इंग्लिश बनाते हैं तो ये घूम जाएगा, प्रीपोजिशन पहले आ जाएगा और नाउन बाद में। तो देखिए को पहले आ गया और स्कूल बाद में चला गया, गो टू स्कूल। अब ये आपका सेंटेंस रेडी हो गया। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए, वे हॉकी खेलते हैं, इसका ट्रांसलेशन करना है। तो पहले क्या करेंगे, टेंस पहचानेंगे। टेंस का पहचान फाइनाइट वर्ब से। फाइनाइट वर्ब हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। लास्ट में क्या लिखा है, ते हैं। कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते हैगा, कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस सही, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव।
ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर इसमें नहीं रहता निगेटिव हो जाता, अगर इसमें क्वेश्चन वर्ड रहता तो इंट्रोगेटिव हो जाता। तो ना तो क्वेश्चन वर्ड है ना तो नहीं है इसमें, इसका मतलब ये अफर्मेटिव है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस। अब ट्रांसलेट करिए। सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल रहेगा, पहले सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन है इसमें? वे। खेलने वाला एक्शन कौन कर रहे हैं? वे। तो यही वे आपका सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। वे, ठीक। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? वर्ब। सिंगुलर प्लूरल के चक्कर में मत पड़िए, पहले वर्ब लिखिए। तो खेलना, खेलना के अंग्रेजी क्या होगा? प्ले। अब मिलाइए, ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, क्या है? प्लूरल। अब वर्ब हमारा क्या है? ये भी प्लूरल है, क्योंकि अपने बेस फॉर्म में, बेस फॉर्म में कोई भी वर्ब क्या होता है? प्लूरल। सब्जेक्ट भी प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, इसका मतलब यहाँ यस है, यस जोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मिलाइए, देखिए यही वाला रूल है। ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर किसका नंबर? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? हाँ की। ये आपका बन गया हाँ ट्रांसलेशन, ठीक। देखिए आई वी यू, ये तो लिखा तो है, हाँ देखिए आई वी यू दे, सॉरी यहाँ यू छूट गया है, इसमें आप यू को ऐड कर लीजिए। यू देखिए आई वी यू दे, ये सब प्लूरल में आता है। ही सी इट आपका सब सिंगुलर में आता है। ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव। अब आइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं निगेटिव के लिए। देखिए देखिए निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव का मतलब क्या होता है? नकारात्मक। निगेटिव का मतलब नकारात्मक। नकारात्मक का मतलब इसमें नहीं वर्ड आएगा। क्या आएगा? नहीं। नहीं की इंग्लिश क्या होती है? नॉट होती है। नहीं की इंग्लिश नॉट। देखिए नकारात्मक, सॉरी निगेटिव का मतलब क्या हुआ? नकारात्मक। नकारात्मक का मतलब इसमें नहीं वर्ड आएगा। नहीं की इंग्लिश क्या लिखेंगे? नॉट। अब याद रखिए, कल के वीडियो में ही बताया था, नॉट का यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जाता है। नॉट का यूज हम लोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं। अब बताइए, हमको नॉट लिखना है तो कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? डू डज। तो नॉट उसी डू डज के बाद लगेगा। नॉट कहां लगेगा? डू डज के बाद। अगर मान लीजिए डू डज ना लगाएं, अब फिर हम नॉट लगाना चाहें, तब नॉट कहां लगेगा? तब नॉट नहीं लगेगा। नॉट अगर लिखना है तो हेल्पिंग वर्ब होना ही चाहिए, बिना हेल्पिंग वर्ब का नॉट नहीं लगेगा। और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा जाता है। देखिए यह है ना सेंटेंस, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है। तो नॉट अगर हमको इसमें यूज करना हो तो नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगेगा। अगर ये हेल्पिंग वर्ब ना रहे तो नॉट नहीं लगेगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज करना पड़ेगा। तो ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू और डज में से कोई एक ही लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू। इसके बाद फिर क्या लिखेंगे? नॉट। क्या लिखेंगे? नॉट। अब लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखिए सब अपने ही जगह पर है। ये सब्जेक्ट हो गया, यहां ये डू डज ये हो गया, यहां नॉट जोड़ दिया, फिर आपका ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कह दिया जाए, अब देखिए हमने लिख रखा है कि कब डू लगेगा कब डज लगेगा। मान लीजिए हमको ट्रांसलेशन बनाना है कि तुम अपनी पुस्तक नहीं पढ़ते हो, अपनी पुस्तक नहीं पढ़ते हो, इसका ट्रांसलेशन बनाना है। तो पहले क्या करेंगे? टेंस पहचानेंगे। टेंस का पहचान फाइनाइट वर्ब से। फाइनाइट वर्ब कहां रहेगा? हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। लास्ट में क्या लिखा है? ते हो। तो कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है आएगा, कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब सेंटेंस पहचानिए, अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो ये निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नहीं दिया है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और निगेटिव सेंटेंस है। अब ट्रांसलेट करिए। तो ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या चाहिए? यही है, देखिए निगेटिव का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर याद रहे, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसमें? तुम की इंग्लिश यू। यू के साथ डू लगेगा कि डज? तो यू के साथ देखिए डू लगेगा। क्या लगेगा? डू। अब यही देख देख के लिखना, ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर नॉट,
फिर वर्ब का फर्स्ट, वर्ब कौन है? पढ़ना, पढ़ना की अंग्रेजी रीड। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है? अपनी पुस्तक। याद रखिए अपनी की अंग्रेजी हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा, जो सब्जेक्ट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग अपने की अंग्रेजी लगेगी। तो अपना की अंग्रेजी जो सब्जेक्ट होगा उसी का पजेसिव केस होगा, जो सब्जेक्ट होगा उसी का पजेसिव केस। तो सब्जेक्ट क्या है? यू, तो यू का पजेसिव होगा योर। ठीक, अब किताब का इंग्लिश हो गया बुक। अगर यही सब्जेक्ट ही रहता तो हिज लिखते, यहां सी रहता तो हर लिखते, आई रहता तो माई लिखते। ठीक, आगे आ जाइए, यहां डू क्यों लगा है? यू के साथ डू लगता। अगर यही सब्जेक्ट मान लीजिए सिंगुलर ही रहे, अगर यहां ही कर देंगे तो ये डच हो जाएगा, सी कर देंगे तो डच हो जाएगा। तो मतलब सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए डू लगा है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो क्या लिखेंगे? डज लिखेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाइए। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। क्या होता है? प्रश्नवाचक सेंटेंस। ठीक, प्रश्नवाचक का मतलब हो गया ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रश्न किया गया हो, वही आपका इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है। ठीक है, अब मान लेते हैं अगर कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो हम कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है? तो पहचानेंगे कैसे? अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो उसमें क्वेश्चन वर्ड दिया रहेगा, इंट्रोगेटिव वर्ड दिया रहेगा, और सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा होगा, एक क्वेश्चन मार्क लगा होगा। ठीक है, और क्वेश्चन वर्ड कब, क्यों, कहां, किसने, कैसे, इस टाइप का वर्ड है, तो इसका मतलब सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। ठीक, तो मान लेते हैं सेंटेंस इंट्रोगेटिव हमको ट्रांसलेशन करने के लिए मिल गया। तो सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि इस सेंटेंस में जो हमको ट्रांसलेट करने के लिए मिला हुआ है उसमें इंट्रोगेटिव वर्ड कौन है और कहां पे लिखा है। क्या चेक करेंगे? इंट्रोगेटिव वर्ड, क्वेश्चन वर्ड कौन है और कहां पे लिखा है। ठीक, तो मान लेते हैं अब दो कंडीशन होती है, या तो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा या तो सेंटेंस के बीच में आएगा, दो ही जगह आता है। या तो क्वेश्चन वर्ड हिंदी सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा या तो बीच में आएगा। तो पहला कंडीशन, मान लेते हैं कोई ऐसा इंट्रोगेटिव है जिसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में दिया, कहां दिया है? स्टार्ट में। ठीक, तो एक चीजें भी ध्यान रखिए, हम क्या बोले कि क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट में भी आ सकता है, तो वो क्वेश्चन वर्ड क्या होगा? कौन सा होगा? क्या। ठीक, ये जो रूल बता रहे हैं कि क्या क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में, ये रूल सिर्फ क्या लिख के लिए है। क्वेश्चन वर्ड बहुत सारे होते हैं, कब, क्यों, कहां, किसने, बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये जो रूल हम बताने जा रहे हैं ये रूल सिर्फ क्या के लिए है। तो मान लीजिए कोई भी टेंस हो, एक्टिव हो, पैसिव हो, कोई भी टेंस हो, अगर उसमें क्वेश्चन वर्ड है तो देखिए कहां पे लिखा है। तो मान लेते हैं कोई ऐसा सेंटेंस आ गया जिसमें क्वेश्चन वर्ड क्या सेंटेंस के स्टार्ट में दिया है, कहां दिया है? सेंटेंस के स्टार्ट में। ठीक, तो जब क्या सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा तो उस क्या की इंग्लिश हम लोग नहीं लिखेंगे। मतलब कहने का यह है कि क्या की इंग्लिश क्या होती है? व्हाट। क्या की इंग्लिश क्या होती है? व्हाट। हम व्हाट का यूज नहीं करेंगे। कब? जब क्या सेंटेंस के, हिंदी सेंटेंस के शुरू में आ गया तब, अगर शुरू में आया तो। ठीक, क्या की इंग्लिश क्या होगी? व्हाट। व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे। कब? जब क्या सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा तब। लेकिन अगर क्या सेंटेंस के बीच में है तब उस क्या की इंग्लिश लिखेंगे, तब व्हाट लिखा जाएगा। जब क्या स्टार्ट में रहेगा तभी उसकी इंग्लिश नहीं लिखना है। ठीक है, तो करेंगे क्या? जो टेंस होगा उसके हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के पहले करिए। अब कौन सा टेंस पढ़ा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू और डज। तो यही जो हेल्पिंग वर्ब डू डज यहां लिखना चाहिए, इसको उठा के हम यहां कर देंगे। मतलब कि अगर याद रखिए किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना हो, कोई भी टेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, एक्टिव हो, पैसिव हो, कुछ भी हो, अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के पहले करिए। अगर हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में नहीं है तो सेंटेंस को इंट्रोगेटिव नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ले जाएंगे तभी सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनेगा। तो जब हेल्पिंग वर्ब रहेगा नहीं तो ले किसको जाएंगे, इसलिए आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब का होना बहुत जरूरी है अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तब। तो अगर क्या स्टार्ट में आएगा तो क्या की इंग्लिश व्हाट होती है, व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे। कब? जब क्या हिंदी सेंटेंस के शुरू में स्टार्ट में आएगा तब। ठीक है, करेंगे क्या? डू और डज को सब्जेक्ट के पहले करेंगे। तो सब्जेक्ट के पहले यहीं पर डू डज लिखेंगे, तो लिखेंगे पहले डू और डज। ठीक, यहां इसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? ये तो लिख ही चुके हैं, मेन वर्ब। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं?
फर्स्ट लगाते हैं। ठीक, जब डू डज लग गया तो फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगेगा। जब डू डज लगेगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगेगा, याद रखिए। इसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगता है, लेकिन अगर हम डू डज लगाएंगे तो यस या यस नहीं लगाएंगे। ठीक, अभी उसको हम बता देते हैं, ये लास्ट में बता दें, वो चीज भूल गई है उसको एक्सप्लेन करना, इस वीडियो के लास्ट में ही बता देंगे। देखिए ये हो गया। अगर क्या स्टार्ट में आएगा तो क्या के इंग्लिश व्हाट नहीं लिखेंगे, पहले डू डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखिए, जैसे क्या रीता अपनी पुस्तक पढ़ती है। ठीक, अब मान लीजिए इसका ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेंस पहचानेंगे। टेंस का पहचान फाइनाइट वर्ब से। फाइनाइट वर्ब हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखा है, ती है, ता है, ती है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब सेंटेंस पहचानिए कौन सा है, इंट्रोगेटिव है, सॉरी कौन सा है, इंट्रोगेटिव। कैसे मालूम इंट्रोगेटिव है, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड लिखा और इंट्रोगेटिव का मार्क लगा, इसका मतलब इंट्रोगेटिव है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब क्या देखेंगे कि इसमें इंट्रोगेटिव शब्द कौन है और कहां पे लिखा है। तो इंट्रोगेटिव कौन है, क्या, कहां पे लिखा है, स्टार्ट में। तो क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। लेकिन यहां हम व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि स्टार्ट में आया है। अगर यही क्या बीच में रहता तब हम क्या की इंग्लिश लिखते। ठीक, तो पहले क्या लिखेंगे, डू डज। क्या लिखेंगे, डू डज। ठीक, तो डू डज किसके अनुसार, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, रीता। रीता सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर। तो सिंगुलर है तो इसके साथ डज। ठीक, देखिए कभी भी जब सब्जेक्ट वर्ब लिखेंगे तो दोनों का नंबर सेम कराएंगे। ये एक चीज और याद रखिए, जब सब्जेक्ट और मेन वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब ना हो, तब इन दोनों का नंबर में मैच कराते हैं। लेकिन सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दोनों दिया हो तो हेल्पिंग वर्ब से सब्जेक्ट को मैच कराते हैं। यहां देखिए डू डज से मैच कराएं। ठीक, मेन वर्ब से नहीं। तो ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर मेन वर्ब। पढ़ना की इंग्लिश रीड, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, अपनी पुस्तक। तो अपनी की अंग्रेजी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है, रीता। रीता का प्रोनाउन क्या होगा, सी। और सी का पॉजेसिव क्या होगा, हर। तो अपना की अंग्रेजी हर आएगा। अगर यही कोई मेल रहता, मोहन सोहन, तो यहां ही जा जाता। ठीक, फिर पुस्तक का इंग्लिश क्या होगा, बुक। ये आपका क्वेश्चन मार्क। दूसरा कंडीशन, मान लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन वर्ड है, मान लेते हैं कि कोई ऐसा इंट्रोगेटिव आ गया जिसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं, बीच में आ गया। कहां गया, बीच में। ठीक, अब वो क्वेश्चन वर्ड कोई भी हो सकता है, कब, क्यों, कहां, किसने, क्या, कोई भी हो, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन वर्ड है। अगर सेंटेंस के बीच में आ गया, हिंदी सेंटेंस के बीच में, तो जब हम इंग्लिश बनाते हैं तो उसको वहां से उठा करके सेंटेंस के स्टार्ट में लिखेंगे। कहां लिखेंगे, सेंटेंस के स्टार्ट में। और स्टार्ट में कहां, हेल्पिंग वर्ब के पहले। हेल्पिंग वर्ब के पहले देखिए ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब यहां चला जाएगा। अब क्वेश्चन वर्ड अगर जोड़ना हो तो क्वेश्चन वर्ड उसके पहले चला जाएगा। याद रखिए, हिंदी के सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, लेकिन इंग्लिश के सेंटेंस में कभी क्वेश्चन वर्ड बीच में नहीं आ सकता। तो हिंदी में रहेगा बीच में, इंग्लिश में उठा करके उसको सेंटेंस के स्टार्ट में करेंगे। स्टार्ट में कहां, हेल्पिंग वर्ब के पहले। तो देखिए पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। यहां हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के पहले, तो मतलब हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डू और डज। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब इधर आ गया, फिर क्या बचा, सब्जेक्ट, फिर क्या बचा, वर्ब का फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क हो गया आपका। तो पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे वह कहां रहती है, मान इसका हमको ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेंस पहचानेंगे। टेंस का पहचान फाइनाइट वर्ब से। फाइनाइट वर्ब हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। लास्ट में क्या लिखा है, ती है, ता है, ती है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेंटेंस पहचानिए, इंट्रोगेटिव है, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड लिखा है, इंट्रोगेटिव का चिन्ह लगा है, मार्क लगा है। अब देखिए इंट्रोगेटिव है कहां, सेंटेंस के बीच में कि स्टार्ट में, तो बीच में। तो हिंदी में क्वेश्चन वर्ड बीच में रहता है, लेकिन इंग्लिश में कभी क्वेश्चन वर्ड बीच में नहीं आएगा। तो जो हिंदी में बीच में रहेगा, इंग्लिश में उठा करके उसको सेंटेंस के स्टार्ट में करेंगे। तो कहां की इंग्लिश क्या होगी, वेयर। अब ये आपका हो गया क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद डू और डज। डू डज किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन इसमें, वह। वह की इंग्लिश क्या होगा, सी। सी सिंगुलर है इसलिए डज।
देखिए ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर सब्जेक्ट सी, फिर वर्ब का फर्स्ट, रहना की इंग्लिश क्या होगा, लीव, फिर क्वेश्चन मार्क। अगर यही सेंटेंस, ये तो केवल इंट्रोगेटिव है, अगर इसी में नहीं जोड़ दिया जाए तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। वह कहां नहीं रहती है, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। तो अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव है, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो जो रूल इंट्रोगेटिव का है वही रूल इंट्रोगेटिव निगेटिव का है। क्या कि क्वेश्चन वर्ड है कहां, पहले यही चेक करेंगे, चाहे इंट्रोगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव निगेटिव, कि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में कि सेंटेंस के बीच में, पहले ये चेक करेंगे। अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में है तो ये वाला रूल लगाएंगे इस रूल से, ठीक, और अगर बीच में है तो फिर इस रूल से लगाएंगे। बस नहीं कि इंग्लिश सब्जेक्ट के बाद। इंट्रोगेटिव निगेटिव में नाट कहां लगता है, सब्जेक्ट के बाद। और सेंटेंस केवल निगेटिव है तब नाट कहां लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद। सेंटेंस केवल निगेटिव है, इसको निगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नाट लगाएंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब यहां चला जाएगा, ठीक, और नाट आपका सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। हर टेंस में, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, हर टेंस में आपका यही रूल है। ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक एग्जांपल मैं आपको और दिखा सकता हूं। क्या वह पत्र नहीं लिखती है, क्या वह पत्र नहीं लिखती है। चलिए लास्ट में क्या लिखा है, ता है ती है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड लिखा और इंट्रोगेटिव का मार्क लगा है। अब देखेंगे इंट्रोगेटिव है कहां, सेंटेंस के स्टार्ट में कि बीच में, तो सेंटेंस के स्टार्ट में। अभी कौन सा क्वेश्चन वर्ड है, क्या। अगर क्या सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे। क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। व्हाट का यूज हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि स्टार्ट में आया है। पहले क्या लिखेंगे, डू डज, हेल्पिंग वर्ब। डू डज किसके अनुसार, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट कौन है, वह की इंग्लिश सी। सी क्या है, सिंगुलर, इसलिए डज। अब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में पहले आएगा क्योंकि हमको इंट्रोगेटिव बनाना है, ठीक। तो मिलाइए आप इस रूल से, इसमें यहां से है, ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर वर्ब का फर्स्ट, लिखना की अंग्रेजी राइट, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, पत्र, तो पत्र का इंग्लिश ए लेटर। अब एक चीज यहां भी देख लीजिए, यहां पर हिंदी में एक शब्द नहीं लिखा है, वह एक पत्र नहीं लिखा, ये एक नहीं लिखा है, एक रहेगा या नहीं रहेगा, हमको ए लगाना पड़ेगा। अगर यही सेंटेंस रहता कि वह एक पत्र नहीं लिखती है तब भी ये लगाते, एक नहीं है तब भी ये लगाते। इसका मतलब हुआ कि ये एक के लिए नहीं यूज हो रहा है, एक के लिए यूज नहीं हो रहा है। ये लेटर आपका कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के साथ हमेशा आर्टिकल लगेगा, बिना आर्टिकल का कॉमन नाउन नहीं लिखा जाता है, इसलिए यहां ए लगा है। अगर यहां पे एक शब्द रहता तो भी यही ट्रांसलेशन आएगा, और नहीं है तो भी वही ट्रांसलेशन आएगा, ठीक। अब एक चीज देखिए, एक चीज आपको निगेटिव सेंटेंस में बताना भूल गया था, ये थोड़ा सा बच गया था, कि नहीं कि इंग्लिश के लिए नॉट लिखते हैं, और नॉट हमेशा डू डज के बाद आता है। कोई भी टेंस रहेगा नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डू डज, तो नॉट कहां लगेगा, डू डज के बाद। लेकिन अगर सेंटेंस में कभी नहीं दिया है तो कभी नहीं की इंग्लिश नेवर होती है, लेकिन नेवर के साथ डू डज नहीं लगेगा। अब क्यों नहीं लगता है, क्योंकि नेवर में दो वर्ड होता है, नो प्लस एवर, ठीक। तो डू डज नॉट के साथ है, ये इसमें निगेटिव शब्द कौन है, नो, और नॉट कहां लगता है, अरे डू डज किसके साथ लगता है, नॉट, मतलब अगर नॉट है तब डू डज लगाइए, यहां नॉट नहीं, नो, ठीक है, क्या है, नो, और नो के साथ डू और डज का यूज नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि नो आपका एडजेक्टिव है और नॉट आपका एडवर्ब है, तो एडवर्ब के साथ ही लगता है डू डज, एडजेक्टिव के साथ डू डज नहीं लगता है, इसीलिए नेवर के साथ हम लोग डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे। तो जब डू डज नहीं लगेगा, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट निगेटिव, सब्जेक्ट डू डज, इसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट, फिर क्या लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट, और जब डू डज लग जाता है तो वर्ब में यस है, यस नहीं लगेगा, ठीक। अगर यही सेंटेंस में अगर यहां नेवर लिखना हो, क्या लिखना हो, नेवर, तो जब यहां नेवर लिखेंगे तो आपको हम क्या है, डू डज हटाना पड़ेगा, तो डू डज हट गया, ठीक है। इसके बाद क्या आ गया आपका, नेवर आ गया, क्या आ गया, इसकी जगह नेवर आ गया। अब फिर वर्ब का फर्स्ट, याद करिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज लगेगा तो वर्ब में यस यस नहीं लगेगा, लेकिन जब डू डज को हटाएंगे तो फिर वर्ब में एस या यस लगेगा। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसमें यस या यस जोड़ेंगे, आज समझ में, जैसे वह कभी झूठ नहीं बोलता है, नहीं
बोलता है। लास्ट में क्या लिखा है? ता है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेंटेंस कौन सा है? निगेटिव, नहीं लिखा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से निगेटिव सेंटेंस। अब ट्रांसलेट करिए। पहले सब्जेक्ट वर्क इंग्लिश ही, अब इसमें देखिए कभी नहीं एक साथ है, तो कभी नहीं का इंग्लिश क्या होगा? नेवर हो गया। फिर वर्ब का फर्स्ट बोलना की अंग्रेजी टेल, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए टेल में यस जोड़ दीजिए। फिर ऑब्जेक्ट झूठ, टेल्स ए लाई। ठीक, अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल रहता तो टेल में यस नहीं लगाते। ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें केवल मैंने वही चीज बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। अब ये तो केवल एकेडमिक लेवल तक के लिए हो गया। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की कुछ विशेष चीजें जो आपको कंपटीशन लेवल तक में पूछी जाती हैं, अब वो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेक्स्ट वीडियो में वो यूज किया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।